हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज की डेट है 5 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फिर से फार्म प्रोटेस्ट को लेकर के ये ऊपर आर्टिकल है। फिर ग्रेटा थनबर्ग ने क्या बात कही है, खालिस्तानी लिंक, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें ये बोला है कि बजट में हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं की है और हम लोगों पर बर्डन नहीं डालना चाहते, लाइक दैट। वो सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का है ये वाला आर्टिकल कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर गया बट एग्री एक्सपोर्ट राइज कर गया। देखेंगे इस आर्टिकल को, अच्छा आर्टिकल है। कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ में बग पास्ड अगेन, जो एक पूरी बात चल रही थी कि जिसमें राजीव गांधी के असैसिनेशन में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उसमें से एक बंदे को रिलीज़ करने की बात हो रही थी। ठीक है, तो तमिलनाडु के गवर्नर मिस्टर बनवारी लाल जी पुरोहित जी ने उस डिसीजन को, जिसमें उसको रिलैक्सेशन देने की बात थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि केवल डिसीजन ये करना है ईदर यस और नो, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन देन दीज टू। तो इस केस में फिर इन्होंने क्या कहा कि बोला कि प्रेसिडेंट को मैं रेफर कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट इज़ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इन्होंने तीसरा ही एक ऑप्शन निकाल लिया। अब आप देख रहे हो ये पॉलिटिक्स में उलझ चुका है पूरा मुद्दा और पॉलिटिक्स ही चल रही है। तो यहाँ पर आपके लिए जो काम है वो मैं बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट के हाथ में जो पार्डन ग्रांट करने की जो पावर्स हैं और गवर्नर के हाथ में जो पार्डन ग्रांट करने की पावर्स हैं, उनके बारे में आप ज़रूर एक बार एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उससे ज़रूर पढ़ लें। अगर वो नहीं है तो आप गूगल करके इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। ठीक है, बाकी आर्टिकल हमारे लिए जो डिस्कस करने लायक है वो सिर्फ ये है। इस आर्टिकल को देखेंगे, आगे चलते हैं। आगे फिर पेज नंबर 4 पे हमारे लिए है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बट इतना सा बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ब्रू कम्युनिटी कौन से रीजन में रहती है। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के त्रिपुरा और मिज़ोरम वाले रीजन में ये मेनली प्रेवलेंट है। इनको शियांग कम्युनिटी भी बोला जाता है। ये दोनों नाम याद रखना, ब्रू कम्युनिटी एंड शियांग कम्युनिटी, दोनों एक ही हैं। और ये कहाँ पर मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट में आपको त्रिपुरा और मिज़ोरम वाले रीजन में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अब हम आ गए हैं एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल है। तीनों आर्टिकल में से एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो प्रूडेंट फंड है, ठीक है, जिसमें लोग अपने पैसे की कमाई का एक हिस्सा सेव करते हैं, तो इस पीएफ अकाउंट पर भी अब एक नया टैक्स रिजीम शुरू हुआ है। देखेंगे क्या प्रोविज़न है, क्यों ये टैक्स लगाया गया है और कौन लोगों को अभी भी फ़ायदा जो है वो कंटिन्यू मिलता रहेगा पीएफ अकाउंट का। ठीक है, जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल है जिसमें 18th सेंचुरी में जो इन्वेडर्स बंगाल पे अटैक किया करते थे उनका नाम लेकर के अब वहाँ पर पॉलिटिक्स चल चुकी है। तो यहाँ पर केवल और केवल देखने वाली बात क्या है कि बारगी किसको कहते हैं। बारगी बंगाली लैंग्वेज में जो कैवलरी मैन होते हैं ना, जो ये घुड़सवार होते हैं, इनको बोला जाता है। थोड़ा सा मुद्दा यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, बाकी पॉलिटिक्स से बिल्कुल काम का आर्टिकल नहीं है। इसके अलावा तीसरा आर्टिकल है जिसमें ओबीसीज में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में सब कैटेगराइजेशन को लेकर के एक कमीशन ऑलरेडी स्टैब्लिश किया हुआ है। और आपको पता है ये नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिला दिया। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दी हुई थी कि इस कमीशन को, रोहिणी कमीशन नाम है इसका, ठीक है, तो वो देखेंगे कि क्या कौन सी कम्युनिटी है ओबीसीज में जिन लोगों को रिजर्वेशन का ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किन लोगों को कम फ़ायदा हुआ, क्या करना चाहिए, और वो डेटा के बारे में एनालिसिस करना। ठीक है, आर्टिकल देखेंगे, ये भी काम का है, कुछ जानने को मिलेगा। आगे चलते हैं। फिर हम आ गए हैं इकोनॉमी पेज पे। वर्ल्ड पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आज। यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल ये बिल्कुल काम का नहीं है, एसबीआई ओरिएंटेड है, बिल्कुल देखने लायक नहीं है। ये वाला आर्टिकल आप देखोगे यहाँ पर कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लगातार अब आप देखोगे बढ़ते चले जाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसीजर है उसको स्मूथ बनाने के लिए। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप देखो तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोविज़न है ना, वो 2004 से पहले एक बार शुरू कर दिया गया था अटल जी के टाइम पे, जो एनडीए गवर्नमेंट थी उसने। फिर उसके बाद में 2004 से लेके 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट होती है, तो कुछ भी डिसइन्वेस्टमेंट का काम नहीं होता। अब फिर से जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 में, तब से फिर से डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, मेन चीज़ें इतनी ही थी, बाकी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे इस आर्टिकल को। पेट्रोल डीजल के प्राइस फिर से बढ़ गए हैं, न्यू हाइट्स पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे, ये तो टेम्परेरी है, बिल्कुल काम का नहीं है।
इधर ये बताया जा रहा है कि एक नया मॉडल लाया जाएगा एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, जिसमें प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट्स हैं उनको एक साथ क्लब किया जाएगा और जो लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स हैं उनको एक साथ क्लब किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स है ना उनकी तरफ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जा पाए, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए। बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें जो काम की चीज़ आप देखना चाहो तो वही है कि अभी तक किन एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और थिरुवनंतपुरम का पहले हो गया। फिर 6 और का किया गया, जिनमें भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, रायपुर, इंदौर और त्रिची, ऐसे करके ये अंडरटेकिंग ऑपरेशंस में है। तो ऐसे करके आप 6 12 करके एयरपोर्ट्स का आप कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन के लिए पूरा प्रोसीजर अंडर प्रोसेस है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये मेन यहाँ पर एंटिटी आ जाती है। बट इकोनॉमी पेज पर जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि आईटी मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया है कि अब पब्लिक प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। तो ये आर्टिकल देखेंगे, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझ में आएगा और किस तरीके से पब्लिक प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक एक डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है कि फार्म एक्सपोर्ट जो है उसने ओवरऑल ट्रेंड के बिल्कुल ऑपोजिट परफॉर्म किया है, 9.8% की ग्रोथ रेट रजिस्टर की है। देखो, अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें मर्चेंडाइज की तो 15.5% ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे देखा जाए तो हमारा 15.5% रिड्यूस हुआ है, जबकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है ना वो 9.5% ग्रोथ रजिस्टर की है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को देखें तो उस पर कोविड-19 का कोई असर नहीं आया, चाहे ग्लोबल कमोडिटी और दूसरा ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना, जैसे गेहूं का, चावल का, इनके भाव जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में राइज हुए हैं। ओके, अप्रैल दिसंबर 2020 के टाइम पे अगर देखें तो हमारा एक्सपोर्ट 201.30 बिलियन डॉलर का रहा, जो कि इसी पीरियड में 2019 के साल में कितना था, 238.27 बिलियन। जबकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की आप बात करो तो 2019 में तो कितना था, 26.34 बिलियन, जो कि 2020 में राइज होकर के कितना हो गया, 28.91 बिलियन। ऐसे करके 9.8% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है, ठीक है। इंपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लगभग 5.5% से। तो ऐसे हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो हम ट्रेड सरप्लस में दिखे हैं। ओके, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया। इसके अलावा फूड प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए, जो कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा FAO UNFAO के द्वारा जो डिक्लेयर किया जाता है, उसकी अगर मार्किंग की बात करें, जो इंडेक्स है वो पिछले 78 मंथ्स में हाई चल रहा है। इसके पहले ये लगभग 2013-14 के टाइम पे हुआ करता था, लगभग 116.4% हुआ करता था 2014 में, ठीक है, जो कि अभी कितना चल रहा है, 113.3। तो इसके बीच में बहुत सारे ग्लिचेज आए थे जब फूड प्राइस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डाउन हुई थी। डाउन होने का मतलब हो गया कि फूड कमोडिटीज़ की रेट कम हुई थी ग्लोबल मार्केट में। बट दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ, मॉनसून भी बैक टू बैक हमारे अच्छे रहे, 2019 का भी और 2020 का भी, और साथ में ये फूड कमोडिटी है इसकी प्राइस भी राइज हुई। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हुई इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट और पर्सपेक्टिव की बात करें कुछ और, तो ड्राई वेदर कंडीशंस प्रिवेल हुई जहां पर मेजर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन, थाईलैंड, वियतनाम, रशिया। यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ये कुछ एक लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर कंट्रीज़ में से हैं, एक है। सोयाबीन की बात करो तो अर्जेंटीना में सोयाबीन प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और मेज़ की बात करो तो अर्जेंटीना नंबर 3 पे आता है। बट वही बात है कि वहाँ पर क्या है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई अर्जेंटीना में। इस वजह से क्या है, उन्होंने जो भी टैक्स लगाना होता है, कस्टम ड्यूटी लगानी होती है, वो एक बार फ्री कर रखी है कि इस फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा ग्लोबल प्राइस राइज में चाइनीज़ स्टॉक पाइलिंग, मतलब चाइना ने अपने गोदाम भर लिए, क्योंकि आपको पता होगा कोविड-19 के टाइम पे चाइना में फूड क्राइसिस आ गया था। तब ये कहा गया था ना कि आप जितना खाते हो उससे कम ऑर्डर करो और जितना प्लेट में लिया है वो पूरा ख़त्म करो, ऐसे करके कैंपेन चलाया था चाइना में। तो इस वजह से वहाँ पर फूड शॉर्टेज हुई ना,
वहाँ पे फ्लड्स आ गई थी चाइना में एक्चुअली। और रही सही में कोविड-19 की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन भी रुक गई ना, तो चाइना कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना बहुत मुश्किलों से कर पाया था। तो चाइना ने भी अपने स्टॉक्स बढ़ने की शुरू कर दी, गोदाम भर लिए अपने, तो इससे भी क्या महंगाई बढ़ गई। और इंडिया की बात करें तो हमारे कोई ऐसा कुछ सीरियस वेदर कंडीशन भी नहीं आई 2019-20 में, और कोविड-19 के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रैक्टिसेस को रोका नहीं, उनको कहा आप इजीली आप कंटिन्यू करते रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में राइज देखने को मिला है। ये डेटा इतना काम का है नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे। अब हम आ गए सीधे एक्सप्लेन पेज पे, जहाँ पर हम बात करेंगे पीएफ अकाउंट की और नए टैक्स रिजीम की। देखो, पीएफ अकाउंट बेसिकली एक प्रोविडेंट फंड होता है। जब भी कोई एम्प्लॉय काम करता है जिसकी सैलरी कम है, तो फ्यूचर के लिए वो कुछ पैसा अपनी सैलरी से निकालता है, और उसी रेशो में कुछ पैसा एम्प्लॉयर जो होता है, जो जॉब देने वाला होता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे करके ईपीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पीएफ अकाउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, वो लोग पैसा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? टैक्स एग्जम्पशन में फ़ायदा होता है। मतलब जब इनकम टैक्स पे करना होता है तो सरकार छूट देती है जो भी ईपीएफ में डालता है अपने पैसे को। तो कई लोग क्या है, बहुत पैसा इंटरेस्ट के तौर पे कमा लेते हैं। तो अभी बजट में क्या प्रोविज़न किया गया है कि जिन लोगों को पीएफ अकाउंट से 2.5 लाख या उससे ज़्यादा इंटरेस्ट के तौर पे एनुअली मिलता है, उन लोगों को अब टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो पर्पज़ है ना इसका, वो ये है कि एक बंदा जो 2 लाख रुपए पर मंथ पर ईयर कमा रहा है और एक बंदा करोड़ रुपए पर ईयर कमा रहा है, तो वो भी करोड़ वाले को भी उतना ही टैक्स एग्जम्पशन मिल रहा है जितना 2 लाख वाले को मिल रहा है, मतलब उसी रेशो में। तो इन दोनों में बराबरी कहाँ हुई? ये तो हाई, मतलब आप कह सकते हो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है। तो फ़ायदा तो इन 2 लाख वाले को मिलना चाहिए ना, जिनकी सैलरी कम होती है। इसलिए ये 1 करोड़ इस तरीके से कमाने वाले पैसे जो एनुअली कमाते हैं, तो वो लोग क्या अपनी मनी को पार्क कर देते हैं पीएफ में, और फिर इंटरेस्ट भी लेते हैं और साथ में टैक्स में भी छूट पा लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रख करके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये फाइनल आउट किया है कि भाई अब से जो लोग ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं और इनका एनुअली अगर देखो तो उनके पीएफ अकाउंट से 2.5 लाख या उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट उठा रहे हैं, कमा रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो उन लोगों को अब से टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें मेन चीज़ वही है कि देखो पीएफ अकाउंट किस चीज़ के लिए होता है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से एम्प्लॉयज़ अपनी कुछ सैलरी का हिस्सा डालते रहते हैं, बट उसमें अगर ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है इनका पैसा भी अगर वही फ़ायदा उठाता रहा, तो फिर बाद में हम रीडिस्ट्रीब्यूटिव डेमोक्रेसी की कैसे बात करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा पैसा कमाने वालों पे टैक्स लगाया जाएगा और दूसरी तरफ जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। यही तो हमारा मेथड है ना। तो वो तो फेल हो जाएगा अगर 2 लाख रुपए कमाने वाले को 1 करोड़ रुपए वाले के बराबर कंसिडर किया जाने लगेगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या रहा है कि जो लोग कम डालते हैं ना पैसा, उनको घाटा नहीं है, घाटा उनको है जो पैसा बहुत ज़्यादा डालते हैं पीएफ अकाउंट में, और 2.5 लाख या उससे ज़्यादा उनकी इंटरेस्ट से ही कमाई हो जाती है, मतलब ब्याज ही मिल जाता है 2.5 लाख से ज़्यादा सालाना। तो बोलो उन पर टैक्स लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक तो ये प्रोविज़न है। दूसरा आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था आर्टिकल कि 18th सेंचुरी के जो इन्वेडर्स थे उनको कंसिडर करके अब बंगाल में पॉलिटिक्स चल रही है। तो यहाँ पर बंगाली स्पीकिंग जो लोग हैं वो आउटसाइडर लोगों को बारगी बोलते हैं, ठीक है। तो 18th सेंचुरी के टाइम पे जो मराठा लोग हुआ करते थे ना, वो इन्वेड किया करते थे, वो अटैक कर दिया करते थे, ठीक है। तो उनको बारगी बोलते थे, और वही नाम लेकर के अब कहीं ना कहीं बीजेपी को भी कंसिडर किया जा रहा है। फिलहाल हमारे लिए बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कोई मैटर नहीं है। हमारे लिए है बारगी किसको बोलते थे, कि मराठा और मुगल आर्मी में जो कैवलरी मैन होते थे ना, उनको बंगाली लैंग्वेज में बोला जाता था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, और कमीशन ने अपनी तरफ से अभी तक क्या ढूंढा है वो जानेंगे। देखो जनवरी 21 को अभी हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेन्योर और एक्सटेंड कर दिया है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को, जो कि हेड किया जा रहा है जस्टिस जी रोहिणी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रही हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल बात ये आ रही है कि सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये बताया जाए। देखो ओबीसी को जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनको रिजर्वेशन 27% मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन में, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात हो रही है पर्टिकुलरली। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने
सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपनी तरफ से पिछले साल एक प्रोविज़न रखा कि जो ये शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनको भी हमें एक बार स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है कि क्योंकि इन कैटेगरीज में कुछ एक कम्युनिटी के लोग ही हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है बजाय कि पूरी कम्युनिटी को। तो बोले जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना, उनको हमें कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखोगे तो ओबीसी कम्युनिटी की बात करें जो सेंट्रल लिस्ट में है तो 2600 कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें और उनको 27% रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो अब आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि सब कैटेगराइजेशन करने की हमें ज़रूरत है। अब ये जो कमीशन है ये देखो कॉन्स्टिट्यूट तो 2017 में कर दिया गया था अक्टूबर 2 को गांधी जयंती के टाइम पे, पर इनको फिर बाद में बैक टू बैक बहुत सारे एक्सटेंशन मिल गए क्योंकि इनके पास में कहीं ना कुछ नए चैलेंज आते गए, नए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दे दी गई कि भाई अब आप इस पर काम करो, कभी इस बात पर काम करो, अलग अलग बातें होती रही। तो अभी तक 10वां एक्सटेंशन इनको मिल गया है जो अभी करंट दिया गया है। और इसी दर में आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी प्रोवाइड कर दिया। तो ये आप लक्ष्मीकांत से एक बार फिर से पढ़ोगे कि एनसीबीसीज के बारे में, और अगर आपके पास में ओल्ड वर्जन है या बुक नहीं है तो इसके बारे में आप गूगल कर लेना, अच्छे से पता पड़ जाएगा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का क्या स्टेटस है। अब हम बात करते हैं कि रोहिणी कमीशन को क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दी हुई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो शुरुआत में तो देखो 3 टर्म्स एंड रेफरेंसेस दी गई थी। पहला तो ये पता करना कि इनइक्वालिटीज़ कितनी है अगर रिजर्वेशन की बात की जाए ओबीसीज में, क्योंकि इसमें बहुत सारी कास्ट इंक्लूडेड है जिनमें सेंट्रल लिस्ट की अगर बात करें 2600 की बात की ना हमने, 2600 कम्युनिटीज़ की, तो एक तो ये पता करना था कि किसको तो फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, किसको नुकसान मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा, एक तो ये पता करना था। दूसरा, कोई ऐसा मैकेनिज्म या क्राइटेरिया डिसाइड करना या नॉर्म्स डिसाइड करना या पैरामीटर फिक्स करना जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड हो, जिससे कि ओबीसी के अंदर जो कम्युनिटीज़ फ़ायदा उठा रही हैं और जो नहीं उठा पा रही हैं उनके बेसिस पे सब कैटेगराइजेशन किया जा सके। दो रेफरेंस हो गए। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन सी कास्ट या कम्युनिटी को फ़ायदा ओबीसी में हो रहा है, कौन सी में नहीं हो रहा। इसके अलावा ये ध्यान देना कि कौन सी कास्ट या फिर सिनोनिम मतलब जिसके अलग अलग नामों से जिनको जाना जाता है तो उनको कौन सी कैटेगरी में डालना है, वो थोड़ा सा पता करना है इसका। ठीक है, तो फोर्थ इस तरीके से 3 हो गई, आइडेंटिफिकेशन करना हो गया, एक तरीके से क्राइटेरिया फिक्स करना हो गया, और इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का पता करना, 3 चीज़ें हो गई। फिर बाद में चौथी टर्म ऑफ रेफरेंस है वो जनवरी 22 2020 को दे दी गई कैबिनेट के द्वारा, और वो ये थी कि अब कमीशन को ये भी स्टडी करना है कि जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की उसको कैसे करेक्ट किया जा सके जी, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटीज़ के नेम है वो रिपीट हो रहे हैं, कईयों के क्लियर नहीं है नाम, कहीं जगह पे बहुत सारी एरर्स थी, कहीं जगह पे स्पेलिंग की प्रॉब्लम है। इसका तो मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मीना कम्युनिटी है राजस्थान में, ओके, तो उनकी स्पेलिंग अगर MEENA लिखा जाता है और MINA लिखा जाता है तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा इश्यू चलते रहते हैं, तो ऐसे स्पेलिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, तो वही चीज़ है कि ये क्लैरिटी लाई जाए। ये 4 टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी हुई है रोहिणी कमीशन को, इस वजह से अभी तक लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देने की ज़रूरत पड़ रही है, और क्योंकि एम्बिग्यूटी भी बहुत ज़्यादा, डेटा एक्सेसिबिलिटी में भी प्रॉब्लम आती है और ये एनालिसिस करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आपको समझ में आया होगा सब कैटेगराइजेशन का पूरा प्रोविज़न क्या है। अब देखो ये प्रोविज़न हमारे समझने का इतना काम का है नहीं, देखना चाहो आप देख लो, आपके सामने स्क्रीन पर है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्मूथ वर्क है कि नहीं है। देखो प्रॉब्लम तो आती है ही, इतना डेटा कलेक्ट करना, फिर उनको कैटेगराइज करना, वो सारी चीज़ें। और जो वाकई में जो मेन कंसर्न है ना वो ये है जो कि यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है कि 2018 में कमीशन ने अपनी तरफ से एनालाइज किया था लगभग 1.3 लाख सेंट्रल जॉब्स को ओबीसी कैटेगरी के अंडर में जो मिली थी। ठीक है, ओबीसी एडमिशन्स को भी किया था, जो सेंट्रल हायर एजुकेशन है जैसे IITs है, NIT, IIMs, एम्स, इनमें भी ओबीसी कैटेगरी में जो इनको फैसिलिटी मिली रिजर्वेशन की। तो पता क्या पड़ता है, देखो आप, चौंकाने वाली बातें हैं कि 97% ऑफ ऑल जॉब्स और एजुकेशन सीट्स वो केवल और केवल इस ओबीसी की एक पर्टिकुलर सबकास्ट की बात करें तो 25% सबकास्ट को ही मिल गई। मतलब
97% तो सीट्स हो गई किसमें, जॉब्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट की और एजुकेशन की, और लेने वाली टोटल कम्युनिटी कितनी, केवल 25%। तो कितनी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। और थोड़ा सा क्लोज में जाते हैं, जब 24.95% जॉब्स हैं वो रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रही हैं केवल 10 कम्युनिटीज़। अब आप देखो 75% जो बच गई रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने वाली सीटें, उनका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं, 2590 कम्युनिटीज़। और यहाँ पर 25% के लगभग फ़ायदा उठा रही है केवल 10 कम्युनिटीज़। कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो एक प्रोविज़न था कि हाँ अपलिफ्टमेंट करना है बैकवर्ड क्लासेस का, वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही 37 टोटल कम्युनिटीज़ की बात करें, ठीक है, उनमें से 983 ओबीसी की ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनका इन जॉब्स में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बहुत बड़ा फिगर है ये। ऐसे ही आप देखो 994 ओबीसी सबकास्ट ऐसी हैं जिनका केवल और केवल 2.68% रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट में या फिर जो एडमिशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर। तो ये चीज़ बड़ी कंसर्निंग है। एक चीज़ कोई सी भी आप पिक कर लो, ये चीज़ सब्सटैंशिएट करने के लिए कि क्यों आप एक तरीके से क्यों ज़रूरत है सब कैटेगराइजेशन की। ठीक है, बाकी चीज़ें इतनी काम की है नहीं, मेन जो ये था ये डेटा यहाँ वाला काम का था। ठीक है, बाकी तो फिर माइन्यूट है। सफाई कर्मचारी में ए ग्रेड में कितने हैं, बी ग्रेड में, वो अगर याद कर सको तो ये देखो ये वाला पैराग्राफ है, वो याद करने की मुझे लगता नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ वाला डेटा इनफ है। इसमें से कोई सा भी एक पिक कर लो आप, ठीक है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन का आइडिया लग जाता है अपने आप ही। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन इकोनॉमी पेज से, जहां हम बात करने वाले हैं कि आईटी मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया है कि ब्लॉकचेन का यूज़ करना शुरू करेंगे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में। अब वो चाहे डिजिटल सर्टिफिकेट देने की बात हो या फिर हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करने की बात हो या कोई सप्लाई चेन को मेंटेन करने की बात हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें, देखो वर्चुअल और डिजिटल करेंसीज की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन बेस्ड ही होती है, जैसे कि बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा। तो अभी फ़िलहाल जो ये पॉलिसी आई है ना, इस पॉलिसी को बोला जा रहा है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन। इस पर अभी बातचीत होगी, डिबेट होंगे, डिस्कशंस होंगे। तो बिटकॉइन जैसी करेंसीज को एक बार एक्सक्लूड किया गया है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए आप देखो कि कितना अकाउंटिंग, बैंकिंग देखो कितना डिजिटाइजेशन पे जा चुका है। करेंसी सिस्टम है वो लगातार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाना शुरू हो गया है और बहुत हद तक जाने भी लग गया है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि हमें थोड़ा सा और अलर्ट होने की ज़रूरत है कि कैसे ब्लॉकचेन पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि स्किल सेट की कमी है। मतलब ना तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास में अप्रोप्रिएट, और साथ में हमारे कंट्री में अगर देखें और ब्लॉकचेन बेस्ड अगर सिस्टम शुरू कर दें तो रॉग नेशन पाकिस्तान में बैठे हुए जो हैकर्स हैं वो हमें परेशान कर सकते हैं ना। ऐसे ही हमें बचने की ज़रूरत भी है। तो एक पॉलिसी तो बनाने की ज़रूरत है ही, स्ट्रेटेजी तो होनी ही चाहिए। तो आप देखोगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होती है, एक ऐसा बही खाता जिसको आप भी एक्सेस कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, और जिन लोगों की भी एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है ना वो ओपनली कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं कंपेयर करूँगा आपको कि विकीपीडिया में आप देखा करो, एडिट का ऑप्शन आता है, आप भी एडिट कर सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, मैं भी एडिट कर सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ। तो इस तरीके से वहाँ पर किसने एडिट किया, किस टाइम पे एडिट किया, क्या लोकेशन था, वो डिटेल भी वहाँ पर स्टोर रहती है। और इससे क्या हो गया कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम लगाओगे ना, तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक पार्टिसिपेंट जो है ना वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, और अगर उस लेजर में कोई चेंजेस करने हो तो वो भी कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ प्रोविज़न में है कहीं ना कहीं। और रही सही में आप देखोगे इस टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर हम काम करते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो कंट्री बेसिस पे, नेशन बेसिस पे, थ्रू आउट कंट्री 4 मेन बेसिस पे काम करने वाली अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं। 4 आर्किटेक्चर्स पे बेस्ड हम काम कर सकते हैं। पहला तरीका तो कि पब्लिक और परमिशन लेस, मतलब सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पब्लिक बट विद परमिशन, मतलब पब्लिक में एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है बट उन्हीं इंडिविजुअल को एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल होगी जिनको परमिट किया गया है। तीसरा कैसा मॉडल हो सकता है आर्किटेक्चर का ब्लॉकचेन का यूज़ करने का, प्राइवेट एंड परमिशन लेस, कि कुछ इंडिविजुअल्स उन लोगों को एक्सेसिबिलिटी बिना कोई परमिशन के
और चौथा प्रोविजन होता है प्राइवेट विद परमिशन, कि फिक्स इंडिविजुअल्स बट उनको भी तब परमिशन मिलेगी, मतलब तब एक्सेसिबिलिटी मिलेगी जब वो परमिशन गेन कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, अब एक एक की डिटेल देखें कि पब्लिक और परमिशन लेस आर्किटेक्चर की बात करें तो इसको तो देखो हर कोई ज्वाइन कर सकता है, रीड राइट कमिट चेंजेस कुछ भी कर सकता है इस ब्लॉकचेन बेसिस पे। ऐसे ही पब्लिकली अवेलेबल है और उसमें परमिशन की ज़रूरत है तो उसमें एक सेंट्रल एक एंटिटी होगी जो परमिट करेगी इसके बेसिस पे। तो ऐसे करके एक डेराइव्ड वर्जन यूज़ करने की बात की जा रही है इस पूरे मेथड में। तो ब्लॉकचेन देखो टेक्नोलॉजी है, ओके, आप इसको अदरवाइज ना लें, क्योंकि इसमें क्या होता है बिटकॉइन जैसे करेंसीज तो इन पे बेस्ड डेराइव्ड कुछ करेंसीज हैं, जबकि ब्लॉकचेन तो टेक्नोलॉजी है। इसी को प्रमोट करने की गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और यही कहीं ना कहीं नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन है जो कि मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से ड्राफ्ट डिक्लेयर किया है, कमेंट्स मांगे हैं, ये बात है। डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।